नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिग्विजय कॉन लैब यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन 2025 को लेकर जो हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके पार्ट टू में जितने भी 10 यूनिट हैं उनसे हर एक यूनिट से हम यहाँ पर लगभग 100 MCQ सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से अगर देखें तो एक यूनिट में हमारे पास 5 टॉपिक हैं। अगर 5 मेन हेडिंग लें तो हर हेडिंग के जो जितने भी टॉपिक हैं उनसे हम 100 क्वेश्चन लें तो इस प्रकार टोटल 5000 MCQ से ज़्यादा हम यहाँ पर इस सीरीज़ में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सब लोग बने रहिएगा अंत तक और अपनी MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को पक्का करिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारी यूनिट 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स। इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? डेफिनेशन, स्कोप, एजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन एंशिएंट इंडिया, वांट्स एंड कंजम्पशन इन एंशिएंट इंडिया, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अर्निंग मनी, इकोनॉमिक थॉट ऑफ मनु, बृहस्पति एंड कौटिल्य। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट MCQ से। हमारा पहला MCQ है, प्राचीन भारत में अर्थ शब्द का क्या अर्थ था? तो इसके ऑप्शन दिए गए, केवल धन, केवल राज्य शक्ति, भौतिक समृद्धि एवं जीवन उपयोगी साधन या धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका आंसर आएगा भौतिक समृद्धि और जीवन उपयोगी साधन। प्राचीन भारतीय चिंतन में अर्थ केवल मुद्रा या धन तक सीमित नहीं था। इसका व्यापक अर्थ जीवन के लिए आवश्यक भौतिक साधनों, संपत्ति, उत्पादन, कृषि, व्यापार और आर्थिक सुरक्षा से था। 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना आर्थिक संसाधनों के व्यक्ति धर्म और सामाजिक दायित्वों का पालन नहीं कर सकता। कौटिल्य ने भी अर्थ को राज्य और समाज की स्थिरता का आधार माना है। उनके अनुसार मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना न तो शासन सफल हो सकता है, न ही सामाजिक व्यवस्था। चलिए अब हम अगला हमारा MCQ देखते हैं। दूसरा MCQ है, कौटिल्य के अनुसार राज्य की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? इसके ऑप्शंस दिए गए, सेना, धर्म, कोष या जनसंख्या। तो इसका सही आंसर होगा कोष। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है, कोष मूलो दंड है, अर्थात राज्य की शक्ति का मूल आधार कोष है। यदि राज्य के पास पर्याप्त धन होगा तभी वह सेना का पालन कर सकेगा, प्रशासन चला सकेगा, सिंचाई, सड़क, व्यापार जैसी सार्वजनिक सुविधा विकसित कर सकेगा, युद्ध एवं आपदा से निपट सकेगा। इसलिए कौटिल्य ने सुव्यवस्थित कर प्रणाली, व्यापार नियंत्रण और कृषि विकास पर बल दिया था। अगला MCQ देखते हैं, प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? लाभ अधिकतम करना, समाज का कल्याण करना, पूंजी संचय करना या औद्योगिकरण करना। तो प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य, इसमें सही ऑप्शन होगा समाज का कल्याण करना। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं था। आर्थिक गतिविधियों को धर्म, नैतिकता और लोक कल्याण से जोड़ा गया था। कौटिल्य और मनु दोनों ने यह माना कि धन अर्जन नैतिक हो, राज्य जनता के हित में कार्य करे, उपभोग संयमित हो, आर्थिक संसाधनों का उपयोग सामाजिक कल्याण हेतु हो। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ। यह सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। अगला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए, वेद, आश्रम, पुरुषार्थ या संस्कार। तो इन चारों को कहा जाता है पुरुषार्थ। भारतीय दर्शन में मानव जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्यों को पुरुषार्थ कहा जाता है। किसको पुरुषार्थ बोलते हैं? मानव जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य को। और वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? धर्म अर्थात नैतिकता और कर्तव्य, अर्थ अर्थात आर्थिक समृद्धि, काम अर्थात इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष मतलब मुक्ति। इनमें अर्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि आर्थिक संसाधनों के बिना अन्य पुरुषार्थों की प्राप्ति कठिन मानी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस काल से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौर्य काल। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन, कर व्यवस्था, व्यापार, कृषि, मुद्रा और राज्य संचालन का विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ प्राचीन भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में इच्छाओं को किस प्रकार देखा गया है? तो असीमित, नियंत्रित या संयमित, नियंत्रित एवं संयमित, अनावश्यक, केवल विलासिता हेतु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नियंत्रित एवं संयमित। मतलब प्राचीन भारत में इच्छा किस प्रकार की थी? नियंत्रित और संयमित होती थी। आधुनिक अर्थशास्त्र इच्छाओं को असीमित मानता है, लेकिन प्राचीन भारतीय विचारधारा संयम पर बल देती है।
मन बुद्ध और अन्य भारतीय विचारकों मनु बुद्ध और अन्य भारतीय विचारकों के अनुसार अत्यधिक इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। संतुलित उपभोग आवश्यक है। लोभ समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है, इसलिए सीमित और नैतिक उपभोग को आदर्श माना गया है। नेक्स्ट 7 नंबर का एमसीक्यू हमारा, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित ग्रंथ है? तो इसके ऑप्शन दिए युद्ध नीति, सामाजिक और नैतिक व्यवस्था, विदेशी व्यापार और बैंकिंग। तो सही आंसर क्या होगा? मनुस्मृति किससे संबंधित ग्रंथ है? सामाजिक और नैतिक व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक नियमों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें धन अर्जन के नियम, सामाजिक दायित्व, नैतिक आचरण, संपत्ति एवं उत्तराधिकार, व्यापारिक मर्यादाएं का वर्णन मिलता है। मनु ने धर्म सम्मत आय को श्रेष्ठ माना है। अब अगला है, कौटिल्य ने कराधान की तुलना किससे की है? सिंह से, मधुमक्खी से, समुद्र से या अग्नि से, मतलब लायन, वी, ओशियन या फायर। तो इसका आंसर होगा मधुमक्खी अर्थात बी। तो कौटिल्य के अनुसार राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद लेती है, अर्थात बिना जनता को अत्यधिक कष्ट पहुँचाए। इस सिद्धांत का अर्थ क्या है? कर उचित एवं मध्यम हो, जनता पर अत्यधिक भार न पड़े, राज्य और प्रजा दोनों का हित सुरक्षित रहे। यह आधुनिक इक्विटेबल टैक्सेशन की अवधारणा से मिलता जुलता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, प्राचीन भारत में वार्ता शब्द का संबंध किससे था? तो इसके ऑप्शन दिए धर्म, आर्थिक गतिविधियाँ, न्याय व्यवस्था या सैन्य संगठन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आर्थिक गतिविधियों से। वार्ता शब्द का संबंध किससे था प्राचीन भारत में? आर्थिक गतिविधियों से। अब वार्ता प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग थी। इसमें क्या शामिल थे? कृषि, पशुपालन और व्यापार। और कौटिल्य ने वार्ता को राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार माना है। किसने वार्ता को राज्य की आर्थिक शक्ति का आधार माना है? तो कौटिल्य ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, प्राचीन भारत में धन अर्जन का सर्वोच्च सिद्धांत क्या था? अधिकतम लाभ कमाना, धर्म, प्रतियोगिता, विलासिता। तो प्राचीन भारत में धन अर्जन का सर्वोच्च सिद्धांत था धर्म। अब नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय विचारधारा में धन अर्जन तभी उचित माना जाता था जब वह धर्म सम्मत हो, अर्थात ईमानदारी से अर्जित आय, छल कपट से बचाव, सामाजिक हित का ध्यान, शोषण से परहेज। मनु और कौटिल्य दोनों ने अधार्मिक आय की निंदा की है। तो किस किस ने अधार्मिक आय की निंदा की है? मनु और कौटिल्य ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बृहस्पति किस क्षेत्र में अपने आर्थिक विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कृषि के लिए, ऋण एवं व्यापार कानून के लिए, औद्योगिकरण के लिए या युद्ध नीति के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऋण एवं व्यापार कानून के लिए। तो बृहस्पति ने ऋण, ब्याज, अनुबंध, व्यापारिक व्यवहार पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने आर्थिक लेन देन में विधिक अनुशासन और न्याय पर बल दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? ऑप्शन दिए हैं उद्योग, कृषि, सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित थी कृषि पर। कृषि प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। राजस्व, रोजगार और उत्पादन का प्रमुख स्रोत कृषि ही था। कौटिल्य ने सिंचाई व्यवस्था, भूमि प्रबंधन, कृषि कर पर विशेष बल दिया है। अब अगला है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन से राजा का विलास, प्रजा का कल्याण, युद्ध विस्तार या धन का संचय करना। तो सही आंसर होगा वेलफेयर ऑफ द पीपल, अर्थात प्रजा का कल्याण। कौटिल्य ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा था प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानाम च हिते हितम, अर्थात राजा का सुख प्रजा के सुख में नहीं थे। राज्य का उद्देश्य केवल कर वसूली नहीं बल्कि सुरक्षा प्रदान करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, आर्थिक समृद्धि बढ़ाना, व्यापार एवं कृषि को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, प्राचीन भारत में उपभोग का आदर्श स्वरूप क्या था? ऑप्शंस दिए हैं असीमित उपभोग, विलासितापूर्ण उपभोग, संयमित और नैतिक उपभोग, प्रतिस्पर्धात्मक उपभोग। तो सही आंसर क्या होगा इसका? संयमित और नैतिक उपभोग। प्राचीन भारतीय चिंतन में उपभोग को नैतिकता से जोड़ा गया। अत्यधिक उपभोग को लोभ और पतन का कारण माना गया। संयमित उपभोग के लाभ संसाधनों का संतुलित उपयोग, सामाजिक समानता, मानसिक शांति, आर्थिक स्थिरता। यह विचार आधुनिक सस्टेनेबल कंजम्पशन से भी मिलता जुलता है। नेक्स्ट है हमारा, कौटिल्य ने किसे राज्य की आय का मुख्य स्रोत माना है? उद्योग कर को, भूमि कर को, आयात शुल्क को या दान को। तो इसका सही आंसर है भूमि कर को। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, इसलिए भूमि कर राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। कौटिल्य ने भूमि, मापन, सिंचाई व्यवस्था और उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा करने की भी बात कही।
मनु के अनुसार अनुचित धन कौन सा है? कृषि आय, व्यापारिक लाभ, अधार्मिक तरीके से अर्जित धन, वेतन। तो इसका सही आंसर होगा अधार्मिक तरीके से अर्जित लाभ। मनु ने स्पष्ट किया था कि छल, कपट, शोषण, चोरी द्वारा अर्जित धन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। धर्म सम्मत आय को ही उन्होंने श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 17 नंबर का। प्राचीन भारत में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या था? संचय, विनिमय का माध्यम, राजनीतिक नियंत्रण या विलासिता। तो इसका सही आंसर होगा विनिमय का माध्यम। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का उपयोग हुआ था। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या थे? विनिमय को सरल बनाना, मूल्य का मापन, भविष्य भुगतान का आधार और संपत्ति संचय। तो प्राचीन भारत में धातु मुद्रा का प्रचलन था। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 18 नंबर का। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को किस रूप में देखा है? प्रशासन के भाग के रूप में, गंभीर आर्थिक समस्या के रूप में, सामान्य व्यवहार के रूप में या राजनीतिक आवश्यकता के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा गंभीर आर्थिक समस्या के रूप में। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कठोर दंड और गुप्तचर व्यवस्था का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जैसे पानी में रहने वाली मछली पानी पी रही है या नहीं यह जानना कठिन है, उसी प्रकार अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं या नहीं यह पता लगाना भी कठिन है। अब 90 नंबर का एमसीक्यू देखें तो बृहस्पति ने आर्थिक व्यवस्था में किस पर बल दिया है? औद्योगिकरण पर, अनुबंध और विधिक नियंत्रण पर, विदेशी सहायता पर या साम्यवाद पर। तो सही आंसर होगा अनुबंध एवं विधिक नियंत्रण पर। बृहस्पति ने आर्थिक लेन देन में अनुबंधों की वैधता और ऋण व्यवस्था के नियमों पर विशेष बल दिया। उन्होंने व्यापारिक नैतिकता और विधिक अनुशासन को आर्थिक स्थिरता का आधार माना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्राचीन भारतीय अर्थचिंतन में इच्छाओं को सीमित करने का उद्देश्य क्या था? उत्पादन घटाने हेतु, संतुलित एवं शांतिपूर्ण जीवन हेतु, व्यापार रोकने हेतु या गरीबी बढ़ाने हेतु। तो सही आंसर होगा संतुलित एवं शांतिपूर्ण जीवन हेतु। भारतीय दर्शन में अत्यधिक इच्छाओं को दुख का कारण माना गया है। इच्छाओं पर नियंत्रण से मानसिक शांति, सामाजिक संतुलन, संसाधनों का उचित उपयोग, नैतिक जीवन संभव होता है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है कौटिल्य के अनुसार कराधान कैसा होना चाहिए? अत्यधिक, मध्यम एवं न्यायपूर्ण, अनियमित, केवल अमीरों पर। तो कौटिल्य के अनुसार कराधान होना चाहिए मध्यम एवं न्यायपूर्ण। मतलब कौटिल्य ने कराधान को जनता पर बोझ नहीं बनने देने की बात कही है। उनका मानना था कर उचित हो, उत्पादक गतिविधियां प्रभावित न हो, जनता कर देने के लिए प्रेरित रहे। यह आधुनिक न्यायपूर्ण कराधान सिद्धांत से मेल खाता है। अगला है प्राचीन भारत में धर्म और अर्थ का संबंध कैसा था? विरोधी, पूरक, असंबंधित, अस्थायी। तो इसका आंसर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री अर्थात पूरक। धर्म और अर्थ को एक दूसरे का पूरक माना गया है। अर्थ बिना धर्म के शोषण बन सकता है, जबकि धर्म बिना अर्थ के टिक नहीं सकता है, इसलिए संतुलन आवश्यकता। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है कौटिल्य के अनुसार आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार क्या था? विलासिता, कृषि, युद्ध और विदेशी ऋण। सही आंसर आएगा कृषि। कृषि को उत्पादन, रोजगार और राजस्व का मुख्य स्रोत माना गया है। कौटिल्य ने सिंचाई, कृषि संरक्षण, भूमि सुधार पर बल दिया है। अब नेक्स्ट 24 नंबर का एमसीक्यू है मनु के अनुसार समाज की आर्थिक स्थिरता किससे संभव है? नैतिक अनुशासन से, विलासिता से, युद्ध से या प्रतियोगिता से। तो मनु के अनुसार समाज की आर्थिक स्थिरता नैतिक अनुशासन से संभव है। मनु ने समाज में सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य पालन को आर्थिक स्थिरता का आधार माना है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 25 नंबर का हमारा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पणियादक्ष कौन था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पणियादक्ष कौन था? तो ऑप्शन है सेनापति, व्यापार नियंत्रक अधिकारी, न्यायाधीश या पुजारी। तो इसका आंसर क्या आएगा? व्यापार नियंत्रक अधिकारी अर्थात सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। पणियादक्ष बाजार नियंत्रण, मूल्य निर्धारण और व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी करता था। कौटिल्य ने कराधान की तुलना किससे की है? सिंह से, मधुमक्खी से, हाथी या समुद्र से। तो सही आंसर क्या है? मधुमक्खी से। कौटिल्य ने कहा कि राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद लेती है, बिना फूल को नुकसान पहुंचाए। इसका अर्थ क्या है? कर उचित और मध्यम होना चाहिए, जनता पर अत्यधिक भार नहीं पड़ना चाहिए, उत्पादन और व्यापार प्रभावित नहीं होने चाहिए। यह आधुनिक न्यायसंगत कराधान अर्थात इक्विटेबल टैक्सेशन की अवधारणा से मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। मनुस्मृति में किसका वर्णन है? केवल धार्मिक अनुष्ठान का, सामाजिक नियम का, युद्ध नीति का या उद्योग नीति का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक नियम का। मनुस्मृति समाज, नैतिकता, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह और आर्थिक व्यवहार से संबंधित नियमों का ग्रंथ है। यह सामाजिक अनुशासन और नैतिक जीवन पर बल देता है। 63 नंबर का क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास। प्राचीन भारत में धन का श्रेष्ठ उपयोग क्या था? विलासिता, लोक कल्याण, युद्ध या संचय। तो सही आंसर क्या होगा इसका? लोक कल्याण।
धन का उपयोग केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि दान, सामाजिक सहायता, धार्मिक एवं लोकहित कार्य के लिए भी होना चाहिए। अब 64 नंबर का है, कौटिल्य ने व्यापारिक नियंत्रण क्यों किया? व्यापार समाप्त करने हेतु, उपभोक्ता संरक्षण हेतु, विदेशी व्यापार रोकने हेतु या विलासिता बढ़ाने हेतु? तो सही आंसर क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण हेतु। कौटिल्य का उद्देश्य क्या था? उचित मूल्य बनाए रखना, बाजारी रोकना, व्यापार में अनुशासन बनाए रखना, जनता का शोषण रोकना, इसलिए राज्य व्यापार पर नियंत्रण रखता था। 65 नंबर का क्वेश्चन है, मनु ने किसे श्रेष्ठ व्यवसाय माना है? जुआ, कृषि, चोरी या युद्ध को? तो मनु ने कृषि को श्रेष्ठ व्यवसाय माना है। मनु ने कृषि को समाज के लिए उपयोगी और नैतिक व्यवसाय माना है, क्योंकि यह भोजन प्रदान करती है, रोजगार देती है, समाज को स्थिरता प्रदान करती है। अब बृहस्पति ने किस पर बल दिया है? विलासिता पर, ऋण नियंत्रण पर, युद्ध पर या साम्यवाद पर? तो आंसर क्या आएगा? ऋण नियंत्रण पर। बृहस्पति ने ऋण व्यवस्था को नियंत्रित करने की आवश्यकता बताई ताकि शोषण न हो, आर्थिक विवाद कम हो, व्यापार सुरक्षित रहे। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का मुख्य स्वरूप क्या था? पूंजीवादी, नैतिक एवं कल्याणकारी, साम्यवादी या उपनिवेशवादी? तो नैतिक एवं कल्याणकारी। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र में नैतिकता, धर्म, लोक कल्याण, सामाजिक संतुलन को विशेष महत्व दिया गया है। कौटिल्य ने किस क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप का समर्थन किया है? केवल धर्म, अर्थव्यवस्था, केवल सेना या शिक्षा? तो अर्थव्यवस्था में। कौटिल्य के अनुसार राज्य को व्यापार नियंत्रित करना चाहिए, कर व्यवस्था संचालित करनी चाहिए, बाजारों की निगरानी करनी चाहिए, उत्पादन बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है 69 नंबर का, मनु के अनुसार धन कैसे अर्जित होना चाहिए? छल से, धर्म सम्मत तरीके से, हिंसा से या जुए से? तो सही आंसर क्या होगा? धर्म सम्मत तरीके से। मनु ने कहा था कि धन अर्जन ईमानदारी, परिश्रम, नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मुद्रा का उपयोग किस लिए था? केवल युद्ध के लिए, विनिमय के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए या मनोरंजन के लिए? तो सही आंसर होगा इसका विनिमय अर्थात एक्सचेंज के लिए। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाई को दूर कर दिया है और व्यापार को सरल बना दिया है। कौटिल्य ने किसे आर्थिक अपराध माना है? कृषि, कर चोरी, व्यापार या बचत को? तो कर चोरी को उन्होंने आर्थिक अपराध माना है। कर चोरी से राज्य की आय कम होती है और प्रशासन कमजोर पड़ता है, इसलिए कौटिल्य ने इसके विरुद्ध कठोर दंड का समर्थन किया है। मनु ने किसे समाज का आधार माना है? धन, धर्म, शक्ति या सेना को? तो धर्म को। धर्म सामाजिक अनुशासन, नैतिकता और न्याय का आधार था। 73 नंबर का एमसीक्यू है, बृहस्पति ने किसका समर्थन किया है? अवैध व्यापार का, व्यापारिक अनुशासन का, युद्ध का या विलासिता का? तो व्यापारिक अनुशासन का। व्यापार में अनुशासन और कानून नियम आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक माने गए। 74 नंबर का एमसीक्यू है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या था? सेना, राजकोष, धर्म या जनसंख्या? तो सही आंसर आएगा इसका राजकोष अर्थात ट्रेजरी। राजकोष से प्रशासन, सेना, लोक निर्माण, आपदा प्रबंधन संचालित होते थे। प्राचीन भारत में विलासिता को कैसे देखा गया है? सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में, अनिवार्य रूप में या आर्थिक विकास का आधार रूप में? तो इसका आंसर आएगा नकारात्मक रूप में। अत्यधिक विलासिता को नैतिक पतन और संसाधनों की बर्बादी माना गया है। फिर कौटिल्य ने किसका संरक्षण किया है? केवल व्यापारी का, किसान का, केवल सैनिक का या केवल राजा का? तो किसान का संरक्षण किया है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, इसलिए किसानों की सुरक्षा और सहायता आवश्यक मानी गई है, इसलिए कौटिल्य ने किसका संरक्षण किया था? किसान का। अब अगला है 77 नंबर का एमसीक्यू हमारा, मनु ने किससे बचने को कहा है? धर्म से, लोभ से, कृषि से या व्यापार से? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? लोभ से। लोभ सामाजिक असमानता और नैतिक पतन का कारण माना गया है। 78 नंबर का एमसीक्यू हमारा, बृहस्पति ने आर्थिक स्थिरता का आधार क्या माना है? युद्ध, विधिक नियंत्रण, विलासिता या कर मुक्ति? तो बृहस्पति जी ने आर्थिक स्थिरता का आधार माना है विधिक नियंत्रण को, लीगल रेगुलेशन को। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु कानून आवश्यक माने गए हैं। नेक्स्ट 79 नंबर का एमसीक्यू हमारा, प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार का क्या महत्व था? नगण्य, आर्थिक समृद्धि, केवल विलासिता या केवल युद्ध? तो इसका सही आंसर है आर्थिक समृद्धि। मतलब प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार आर्थिक समृद्धि के लिए होता था, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। व्यापार से राजस्व, रोजगार, वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित होता था। अब 80 नंबर का हमारा एमसीक्यू, कौटिल्य ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है? पूर्ण मुक्त बाजार, राजनियंत्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था या उपनिवेशवादी व्यवस्था? तो कौटिल्य ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? राजनियंत्रित अर्थव्यवस्था का। राज आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था ताकि जनता का शोषण न हो, मूल्य स्थिर रहे और राजस्व सुनिश्चित हो। नेक्स्ट है 81 नंबर का एमसीक्यू, मनु के अनुसार अनुचित आय क्या है? कृषि आय, व्यापारिक आय, अधार्मिक आय या वेतन? तो अधार्मिक आय। मनु के अनुसार वह आय अनुचित है जो छल, कपट, चोरी, शोषण और अन्याय द्वारा अर्जित की गई हो। उन्होंने कहा कि ऐसा धन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। अधार्मिक आय से सामाजिक असमानता बढ़ती है, नैतिक पतन होता है और समाज में अशांति उत्पन्न होती है।
मनु ने धर्म सम्मत और ईमानदार आय को श्रेष्ठ माना है। 82 नंबर का एमसीक्यू है, प्राचीन भारत में धन की आवश्यकता केवल विलासिता के लिए, जीवन निर्वाह एवं धर्म पालन हेतु, युद्ध हेतु या सत्ता प्रदर्शन हेतु। तो सही आंसर आएगा प्राचीन भारत में धन आवश्यकता जीवन निर्वाह और धर्म पालन हेतु। प्राचीन भारतीय चिंतन में अर्थ को जीवन का आवश्यक आधार माना गया है। धन आवश्यकता परिवार के पालन हेतु, सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु, दान एवं धर्म कार्य हेतु, आर्थिक सुरक्षा हेतु 4 पुरुषार्थों में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान इसी कारण था। 83 नंबर का एमसीक्यू है, कौटिल्य ने किसे राज्य का दायित्व माना है? केवल युद्ध को, जनता के कल्याण को, विलासिता को या धार्मिक अनुष्ठान को। तो जनता के कल्याण को राज्य का दायित्व माना है। कौटिल्य ने राज्य को कल्याणकारी संस्था माना है। राज्य के प्रमुख दायित्व थे प्रजा की सुरक्षा करना, आर्थिक विकास करना, न्याय व्यवस्था, व्यापार संरक्षण, कृषि विकास। उन्होंने कहा था प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, अर्थात राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है। अब बृहस्पति ने किस आर्थिक संस्था पर विचार दिए? सेना पर, ऋण व्यवस्था पर, धार्मिक संस्था पर या शिक्षा प्रणाली पर। तो क्रेडिट एंड डेप्ट सिस्टम अर्थात ऋण व्यवस्था पर बृहस्पति जी ने अपने विचार दिए थे। बृहस्पति ने ऋण व्यवस्था को अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग माना है। उन्होंने ऋण अनुबंध, ब्याज दर, ऋण वापसी, लेनदार और देनदार के अधिकार पर विस्तृत विचार दिए। उनका उद्देश्य आर्थिक अनुशासन और न्याय सुनिश्चित करना था। 85 नंबर का एमसीक्यू है, प्राचीन भारत में इच्छाओं का नियंत्रण क्यों आवश्यक था? उत्पादन कम करने हेतु, संतुलित जीवन हेतु, व्यापार समाप्त करने हेतु या कर घटाने हेतु। तो सही आंसर क्या आएगा? संतुलित जीवन हेतु। तो भारतीय दर्शन में असीमित इच्छाओं को दुख और अशांति का कारण माना गया है। इच्छाओं के नियंत्रण से मानसिक शांति, संतोष, सामाजिक संतुलन, नैतिक जीवन संभव होता है। यह विचार बौद्ध एवं वैदिक चिंतन दोनों में दिखाई देता है। कौटिल्य ने किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी है? विलासिता, उद्योग, कृषि एवं सिंचाई, मनोरंजन या जुआ। तो उन्होंने कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी है। कौटिल्य ने कृषि को राज्य की आर्थिक रीढ़ माना है। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था, नहर निर्माण, जल संरक्षण, कृषि संरक्षण पर विशेष बल दिया है। कृषि उत्पादन बढ़ने से राजस्व बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम 87 नंबर का एमसीक्यू हमारा, मनु के अनुसार धन का उपयोग कैसे होना चाहिए? केवल व्यक्तिगत सुख हेतु, नैतिक एवं लोकहित कार्यों में, केवल संचय हेतु या युद्ध हेतु। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? नैतिक एवं लोकहित कार्यों में। मतलब मनु के अनुसार धन का उपयोग करना चाहिए आपको दान, धर्म, परिवार पालन, समाज कल्याण के लिए। उन्होंने अत्यधिक संचय और विलासिता के विरोध किया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन किससे जुड़ा था? भौतिकवाद से, धर्म से, उपनिवेशवाद से या साम्यवाद से। तो प्राचीन भारतीय का आर्थिक चिंतन हमारा जुड़ा था धर्म से। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र केवल धन कमाने का विज्ञान नहीं था, यह जुड़ा था धर्म, नैतिकता, सामाजिक कर्तव्य, न्याय से। इसलिए आर्थिक गतिविधियों को नैतिक सीमाओं में रखा गया है। नेक्स्ट 89 नंबर का एमसीक्यू है, कौटिल्य के अनुसार राज्य की समृद्धि किसमें निहित है? राजा के धन में, प्रजा की समृद्धि में, सेना की शक्ति में या विदेशी व्यापार में। तो सही आंसर आएगा प्रजा की समृद्धि में। कौटिल्य के अनुसार यदि जनता समृद्ध होगी तो कर संग्रह बढ़ेगा, राज्य स्थिर रहेगा, व्यापार और उत्पादन बढ़ेंगे, सामाजिक शांति बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने लोक कल्याणकारी नीतियों का समर्थन किया है। अगला है हमारा 90 नंबर का एमसीक्यू, बृहस्पति ने किसका विरोध किया था? कृषि का, अवैध आर्थिक व्यवहार का, व्यापार का या बचत का। तो उन्होंने अवैध आर्थिक व्यवहार का विरोध किया था, इलीगल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। बृहस्पति ने आर्थिक व्यवहार में धोखाधड़ी, अनुबंध उल्लंघन, अनुचित ब्याज, अवैध लेन देन का विरोध किया। उन्होंने आर्थिक अनुशासन को आवश्यक माना है। मनु ने किससे श्रेष्ठ माना है? व्हाट डिड मनु रिगार्ड सुप्रीम? वेल्थ, ट्रूथ एंड धर्म, पावर एंड वार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रूथ एंड धर्म, अर्थात सत्य और धर्म को मनु ने श्रेष्ठ माना है। मनु के अनुसार सत्य और धर्म समाज की स्थिरता तथा व्यक्ति के नैतिक जीवन का आधार है। 92 नंबर का एमसीक्यू है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया था? इन विच लैंग्वेज वाज कौटिल्य अर्थशास्त्र रिटर्न? प्राकृत, संस्कृत, पाली या हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृत, अर्थात संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा गया। एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसमें प्रशासन, कर, व्यापार और राजनीति का वर्णन है। 93 नंबर का एमसीक्यू है, प्राचीन भारत में आर्थिक गतिविधियों का आधार क्या था? तो उद्योग, वार्ता, युद्ध या विलासिता। तो इसका सही आंसर आएगा वार्ता। वार्ता में हम देखें तो कृषि, पशुपालन, व्यापार सम्मिलित थे जो आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे।
वार्ता इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, केटल रेयरिंग, ट्रेड, द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। 94 नंबर का एमसीक्यू है, कौटिल्य ने किसे राजस्व का मुख्य स्रोत माना है? उद्योग को, भूमि कर को, विदेशी सहायता को, दान को। तो इसका सही आंसर होगा भूमि कर को। अच्छा, अगर आप दोस्त अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी अपने एमपीपीएससी या असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस एमसीक्यू सीरीज़ का लाभ हो और दोनों साथ में पढ़ें, हम सब लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, यही मेरी इच्छा है। मनु के अनुसार समाज में स्थिरता कैसे आएगी? युद्ध से, नैतिक अनुशासन से, विलासिता से या कर वृद्धि से? तो इसका सही आंसर आएगा नैतिक अनुशासन से। मनु ने धर्म, सत्य और कर्तव्य पालन को सामाजिक स्थिरता का आधार माना है। नेक्स्ट है 96 नंबर का एमसीक्यू, बृहस्पति के विचार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? चिकित्सा, व्यापारिक कानून, स्थापत्य या युद्ध? तो इसका सही आंसर आएगा व्यापार कानून। बृहस्पति ने व्यापारिक अनुबंधों, ऋण और आर्थिक न्याय पर महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। तो अभी हम क्या देखते हैं कि बृहस्पति जी के हमने विचार पढ़े, मनु के विचार पढ़े और कौटिल्य के पढ़े। तो बृहस्पति के जो विचार थे मुख्यतः वो किस पर आधारित थे? ऋण पर, आर्थिक न्याय पर और अनुबंधों पर। और हमारे जो कौटिल्य जी हैं उन्होंने कृषि की बात की है और राजा की जो भी बात की थी उन्होंने कि प्रजा सुखी राजन सुखम, इस टाइप से। तो 96 नंबर का जो एमसीक्यू है, प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का अंतिम उद्देश्य क्या था? अंतिम उद्देश्य क्या था? लाभ अधिकतम करना, लोक कल्याण करना, साम्राज्य विस्तार करना या विलासिता करना? तो प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का अंतिम उद्देश्य की बात करें तो वो था लोक कल्याण। और लाभ अधिकतम करना किसका उद्देश्य होता है? बिजनेस का, तो वो प्रॉफिट का मोटिव से काम करता है। नेक्स्ट है 98 नंबर का क्वेश्चन, कौटिल्य ने किसे राज्य का आधार कहा है? सेना को, कोष को, धर्म को या न्यायालय को? तो कौटिल्य ने कोष को अर्थात ट्रेजरी को राज्य का आधार कहा है। मजबूत राजकोष के बिना राज्य प्रशासन और सुरक्षा संभव नहीं थी। 99 नंबर का हमारा एमसीक्यू है, मनु के अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? सोना, धर्म, भूमि या सेना? तो धर्म। मनु के अनुसार नैतिकता और धर्म को भौतिक धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। मनु ने नैतिकता और धर्म को भौतिक धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज़ का आज का, प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन का मूल संदेश क्या था? अधिकतम लाभ, विलासिता, नैतिकता एवं लोक कल्याण या युद्ध विस्तार? तो इसका सही आंसर होगा नैतिकता एवं लोक कल्याण। तो प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन का आधार था धर्म, नैतिकता, सामाजिक संतुलन, लोक कल्याण। अर्थव्यवस्था का उद्देश्य केवल धन संचय नहीं बल्कि न्यायपूर्ण एवं संतुलित समाज की स्थापना था। तो इस प्रकार हमने आज टोटल 100 एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं, जो हमारे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन 2025 जो होने वाली है 2 अगस्त 2026 में हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जिसमें आज से हम हमारी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पेपर 2 जो हमारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे हमारे, 100 नहीं 150 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एमसीक्यू पर अधिक से अधिक फोकस करें, ताकि हमारे जो एमसीक्यू हैं और ख़ासकर इजी, जो हम इजी क्वेश्चन रहते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर गलत कर दिया करते हैं, वो हमारे कम से कम गलत हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे और कहीं से और स्टडी भी कर रहे होंगे, लेकिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी माध्यम से करें, चाहे तो हमारे यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से करें या आपके पास और भी कई सोर्स होंगे, लेकिन अगर एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी और आप बाकी लोगों से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए हमने ये टेस्ट सीरीज़ तो अभी लॉन्च नहीं की है, बट फ्री में हम यूट्यूब पर अभी ये एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं और लगभग 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू हम इस सीरीज़ में आप प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें अंत तक और साथ में पढ़ें और साथ में बढ़ें। बस धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों
और मित्रों को साझा करना ना भूलें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।